किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बहुत रफ्तार से निकल गई तू जिंदगी, एक चालान तो तेरा भी बनता है। तो जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में हम प्राचीन भारतीय इतिहास में आज से स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता। पिछली क्लास में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था और अब बात करेंगे वैदिक सभ्यता यानी आपके वेदों की सभ्यता। भारत में जब आर्य लोग मध्य एशिया से ईरान होते हुए आते हैं तो उन्होंने भारत में एक नई सभ्यता का सूत्रपात किया या नई सभ्यता प्रारंभ की, जिसे आप वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इसी समय से आपका वेद पहले रचे गए, फिर उनका पठन पाठन किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये प्यारी सी क्लास। इस क्लास में मैं आपको एक बात बता दूं, पेन कॉपी लेकर बैठना है, पर जब तक मैं आपको समझाऊंगा तब तक भाई साहब नोट नहीं करना, सिर्फ आपका ध्यान बोर्ड पर और मेरी ओर होना चाहिए। फिर आपको टाइम दूंगा, लिखिए। एक एक क्वेश्चन आपका वैदिक सभ्यता से इस क्लास से आपका मिलेगा। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। वैदिक सभ्यता यानी वेदों की सभ्यता। तो सबसे पहले टाइम पीरियड की बात कर लें, कब से कब तक ये रही है। तो क्या करेंगे साथी, कालक्रम आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व, बीसी यानी ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व आपका इसका टाइम पीरियड या कालक्रम हो जाता है। आप बोल सकते हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य रही है। साथ ही अध्ययन की सुविधा से वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटते हैं, एक तो आपका ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। अब आप बोलेंगे कि भाई साहब इसमें अंतर क्या है। तो भैया इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि जो आपकी ऋग्वैदिक सभ्यता है इसमें आपका वर्ण व्यवस्था नहीं थी। समाज में जो आपके 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये आपके उत्तर वैदिक काल में आते हैं। और जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद आपका ऋग्वैदिक काल में लिखा जाता है। तो हेड इसको कितने भागों में पार्ट्स में तोड़ देते हैं। तो अध्ययन की सुविधा से इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका आ जाता है ऋग्वैदिक काल, और एक आ जाता है आपका उत्तर वैदिक काल। दूसरा कौन सा आ जाएगा अपना, उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल का लास्ट वाला पार्ट, उत्तर वैदिक काल। अब इसका समय क्या होगा, तो ये पहले प्रारंभ हुआ यानी आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आपका क्या आता है, ऋग्वैदिक काल आता है। जब समाज में मूर्ति पूजा, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लोग समान थे। लोग जो प्राकृतिक चीजें हैं जैसे आपका हवा, पानी, पेड़ पौधे, अग्नि, इन चीजों की पूजा करते थे। प्राकृतिक चीजों की पूजा की जाती थी, उन्हीं को ही दैवी रूप दिया गया था। जबकि आपका उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यह आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व यानी जो आपके महाजनपद का टाइम है वहां तक आपका चलता है। और यहीं से फिर आपका बौद्ध धर्म निकलेगा आगे चलकर। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आपका क्या आ जाता है, उत्तर वैदिक काल आ जाता है। इस टाइम की बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख यानी जानकारी का स्रोत है आपका ऋग्वेद है। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। आपका जो आपका ऋग्वेद है वो ऋग्वैदिक काल में लिखा गया। ऋग्वैदिक काल में आपका ऋग्वेद की रचना की गई है। इसके अलावा जो शेष 3 वेद बचते हैं आपके, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आपके कब लिखे गए हैं, उत्तर वैदिक काल में। आपके उपनिषद और आरण्यक वो भी आपके उत्तर वैदिक काल में ही रचे गए हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए ऋग्वैदिक काल। और अब बात करेंगे किसकी, ऋग्वैदिक काल की। तो साथ ही ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड आपने लिखा होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब ऋग्वैदिक काल के संस्थापक किसे माना जाता है, सबसे पहले तो बात कर लेंगे संस्थापक की। संस्थापक, तो ऋग्वैदिक काल के संस्थापक आपके आर्य माने जाते हैं। अब भाई साहब एक नया शब्द आ गया, आर्य। तो आर्य कौन थे, तो आर्य शब्द आपकी संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उच्च,
श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न हुआ। आर्य जो आपके हैं ये माना जाता है कि मध्य एशिया में इनका उदय हुआ। फिर किन्हीं कारणों से जो आर्यों की एक शाखा थी आपकी, वो ईरान से होते हुई, मध्य एशिया से चली, ईरान से होती हुई भारत आई। तो आर्य शब्द की बात कर लें तो आर्य शब्द आपकी संस्कृत का शब्द है। किस भाषा का है? संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है आपका? जिसका अर्थ श्रेष्ठ या फिर उच्च होता है, श्रेष्ठ या उच्च होता है। आर्यों का जो भाषा है, तो आर्यों की भाषा आपकी इंडो यूरोपियन है। तो लैंग्वेज की बात करें इनकी, सबसे पहले संस्थापक के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्यों के बारे में पूछा जाता है तो इनकी भाषा इंडो यूरोपियन थी, इंडो यूरोपियन थी। अब साथ ही मूल स्थान की बात करें, ये कहां से उत्पन्न हुए, तो इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद है, यानी लड़ाई झगड़ा है, घूसा बस गया भाई साहब। कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई साहब नहीं, इनका जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया है। तो कुछ कहते हैं नहीं भाई साहब आर्कटिक है, कुछ कहते हैं तिब्बत है, और कुछ तो कहते हैं भाई साहब सप्त सैंधव प्रदेश यानी आपका भारत ही इसका मूल स्थान है। तो चलिए चर्चा करते हैं आर्यों के मूल स्थान की। तो हेडिंग डाल लीजिए, आर्यों का मूल स्थान। क्या हेडिंग आपकी पड़ेगी? आर्यों का क्या चीज? मूल स्थान। तो कुछ विशेष पर्सन है जिनके अनुसार अपनों को देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैक्स मूलर के अनुसार। मैक्स मूलर एक बहुत बड़े आपके इतिहासकार हैं, और इन्होंने कहा कि भाई साहब जो आर्यों का मूल स्थान है वो आपका मध्य एशिया है। तो इन्होंने क्या कहा भाई साहब? मध्य एशिया बताया, मध्य एशिया। फिर इसके बाद आपके याद आते हैं दयानंद सरस्वती, भारतीय विद्वान। तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा नहीं भाई साहब, दयानंद सरस्वती इन्होंने कहा भाई साहब आर्यों का जो मूल स्थान था ना वो आपका तिब्बत है, भारत के बगल वाला, चाइना की इधर वाला तिब्बत। तो इन्होंने क्या कहा? तिब्बत। तो पूछेगा कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कौन सा था, तो आप बताएंगे कि मध्य एशिया। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत। और अगर यहीं पर पूछ ले बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने कहा भाई साहब जो आर्य थे वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। कहां से आए थे? आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। और तीसरा चौथा आ जाता है अपना अविनाश चंद्र जी हैं। क्या नाम इनका? अविनाश चंद्र। ये कहते हैं भाई साहब आर्यों का मूल स्थान तो अपना सप्त सैंधव क्षेत्र था। तो अविनाश चंद्र के अनुसार, अविनाश चंद्र के अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश यानी आपका भारत। तो आर्यों का मूल स्थान इन चार विद्वानों के अनुसार अगर पूछे कि मैक्स मूलर के अनुसार तो मध्य एशिया, दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र, अविनाश चंद्र के अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश। और अगर किसी का नाम देकर ना पूछे तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा माना जाने वाला मत मध्य एशिया जो कि मैक्स मूलर का है, ये माना जाता है। अब साथ ही बात करेंगे किसकी? जानकारी के स्रोत। तो बात करेंगे कि जानकारी के स्रोत या आर्यों के भारत आने की जानकारी के स्रोत कहां से प्राप्त होते हैं, या आपकी जो वैदिक सभ्यता है उसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो डाल लीजिए
हेडिंग जानकारी के स्रोत। तो जब मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि किसी भी सभ्यता या समाज की जानकारी के 3 प्रमुख स्रोत होते हैं। एक तो आपके अभिलेख, दूसरा साहित्य, और तीसरा आपका हो जाता है क्या चीज़, वो जो विदेशी यात्री होते थे। तो सबसे पहले बात करेंगे अभिलेख की। अभिलेख तो साथी एकमात्र अभिलेख है आपका बोगासकोई अभिलेख। क्या नाम है इसका? एशिया माइनर का बोगासकोई अभिलेख। एकमात्र अभिलेख प्राप्त हुआ है आपके आर्यों से संबंधित या वैदिक सभ्यता से संबंधित, सिर्फ एकमात्र अभिलेख है आपका। तो इसका नाम लिख लीजिए, एकमात्र अभिलेख मध्य एशिया माइनर का बोगासकोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख। इसी अभिलेख में बताया गया है कि भाई साहब आर्यों की एक शाखा मध्य एशिया से होती हुई ईरान होती हुई भारत की ओर गई थी। वो बात किस अभिलेख में कहा गया है? इस अभिलेख में कहा गया है। अब साहित्य की बात कर लें साथी। किसकी बात करेंगे? साहित्य। साहित्य तो देखिए, विदेशी यात्री एक तरह से देखें तो ये भी एक विदेशी लोग तो थे। जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है तो विदेशी हो जाता है। तो आर्य भी तो दूसरे देश से भारत आए थे, इसलिए वो भी तो विदेशी हुए। तो यहाँ पर इन्होंने रचना की आपके वेदों की। तो साहित्य की सबसे पहले बात करेंगे वेद। वेद शब्द आपकी संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। तो लिखिए, वेद संस्कृत की विद धातु से बना है। धातु से बना है। और वेद शब्द का अर्थ होता है जानना। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? जानना, टू नो। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है आपका? जानना हो जाता है। तो इसको लिख लीजिए आप, जानकारी के स्रोत अभिलेख, एकमात्र अभिलेख मध्य एशिया माइनर का बोगासकोई। साहित्य की बात करें तो वेद आ जाते हैं आपकी, संस्कृत की विग धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आपका जानना। साथ ही आगे चलते हैं अपना, अभी वेद में ही लिखना है आपको। वेदों को अपौरुष से और संगीता ग्रंथ भी कहा जाता है। तो लिखिए, वेदों को अपौरुषे या एवं संगीता ग्रंथ कहा जाता है। संगीता ग्रंथ कहा जाता है। वेदों की संख्या की बात करें, वेदों की संख्या तो आपके टोटल 4 वेद आ जाते हैं। कितने वेद आ जाते हैं अपने? 4। तो सबसे पहले वेद संस्कृत की विद धातु से बना है। वेद शब्द का अर्थ होता है जानना। वेदों को अपौरुषे एवं संगीता ग्रंथ भी कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है। और चलिए बात करते हैं वेदों की संख्या के बारे में। तो सबसे पहले अपना आ जाता है ऋग्वेद, जो कि सर्वाधिक प्राचीन है, ऋग्वेद। दूसरा आ जाता है आपका सामवेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद हो जाता है। तीसरा कौन सा? यजुर्वेद। और चौथा हो जाता है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद, जो कि आपके अथर्वा ऋषि के नाम पर आपका अथर्ववेद पड़ा था। सामवेद आपके गायन से संबंधित है, सारे गामा पाधानी
आपके जो संगीत के 7 स्वर हैं सामवेद से निकले हैं। साम शब्द का मतलब ही होता है गान। साम शब्द का मतलब ही होता है आपका ज्ञान, और भारतीय संगीत का जनक आपके सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद आपका जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत यानी जो आपके अंधविश्वास वाली चीजें हैं आपके अथर्ववेद से उद्गृत हुई हैं। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है आपका, जो कि आपके ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देता है, और इसी में कहा गया है आर्यों के बारे में। तो आर्यों के बारे में आपका कौन सा वेद जानकारी देता है? ऋग्वेद। तो एक एक करके इनके बारे में अभी अपने को अच्छे से पढ़ना है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप ऋग्वेद, और बात करते हैं किसकी? अपनी ऋग्वेद की बात करते हैं। पहला वेद ऋग्वेद। आर्यों की जानकारी किस वेद से मिलती है? तो भाई साहब आपके ऋग्वेद से मिलती है। पूछेगा तो आर्यों की जानकारी रचना कब से कब तक हुई है आपके? तो ऋग्वेद की रचना जो है, रचना यानी जब ये लिखा गया, तो आपका ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसकी रचना मानी जाती है। और किस क्षेत्र में हुई? तो रचना क्षेत्र की बात कर लें। रचना क्षेत्र यानी जहां पर ये लिखा गया, तो ये आपका आ जाता है रचना क्षेत्र। इसका सप्त सैंधव प्रदेश यानी जो आपका पंजाब वाला क्षेत्र है, सिंधु नदी के आसपास, उसी क्षेत्र में इसकी रचना की गई थी। सप्त सैंधव प्रदेश। तो देखिए ऋग्वेद सबसे प्रारंभिक वेद, सबसे पहला वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद। आर्यों की जानकारी देता है कब से कब तक लिखा गया? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कहां पर रचना हुई? तो आपके सप्त सैंधव प्रदेश में इसकी रचना होती है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं ऋग्वेद के उपवेद की। उपवेद पूछेगा कि भाई साहब ऋग्वेद का उपवेद कौन सा होता है? तो आपका आयुर्वेद हो जाता है। कौन सा? आयुर्वेद हो जाता है, जिसकी रचना आपके प्रजापति ने की थी, प्रजापति द्वारा रचित। तो भाई साहब उपवेद आपका हो जाता है आयुर्वेद। अगर इसके हम ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद की बात करें, किसकी? ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, तो ये आपके ऐतरेय एवं कौशितकी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं साथी? ऐतरेय एंड कौशितकी। ऐतरेय एवं कौशितकी क्या हो जाते हैं आपके? कौशितकी। तो साथी पूछेगा, देखिए कहेगा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद। रचना किसने की? प्रजापति ने। ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद दोनों का सेम नाम है, ऐतरेय और कौशितकी। यहां पर एक स्टार मार्कर लिख लीजिए कि जो ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल है। सबसे पहले तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त या आप मंत्र बोल सकते हैं। तो लिख लीजिए कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त या मंत्र हैं। तो साथी ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त, जिसमें से आपका 2 से लेकर 9 तक सबसे प्राचीन है, और जो सबसे लास्ट में लिखे गए जब यानी आपका उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होने वाला था, यानी जब आपका 1000 ईसा पूर्व आने वाला था, तब आपका पहला और 10वां मंडल लिखा गया, जो कि सबसे आखिरी में रचित माना जाता है। और इसी 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में आपकी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो लिख लीजिए इसका फर्स्ट
और 10th यानी अंतिम वाला। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का है, सबसे बाद का है, यानी 2 से 9 तक आपका सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का है। 10वें मंडल में लिखिए, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साथ ही ये आपकी ऋग्वेद की जानकारी थी। शेष अपने 3 वेद बचे हैं, उनको कल की क्लास में कर लेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।